गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो एक और बात है, नौसरबाजों की इंटरवेंशन, नौसरबाजी जो आपने लफ्ज बड़ा जो हुकूमत के अंदर है या प्राइवेट सतह के ऊपर। मसलन देखिए, हमें धोखा देते हैं कि जी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, डॉलर आएंगे। हकीकत यह है कि इसके चक्कर में यहाँ की इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, यहाँ का रुपया डॉलर बनकर बाहर चला जाता है, कैपिटल जो है ना वो आपका यहाँ से वेस्ट हो जाता है। तो ये धोखा देने के लिए बड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए कि कितना बड़ा इन्होंने आला इजाद कर लिया कैपेसिटी सरचार्ज देने का। ये इसने अंडे बच्चे दिए हैं। मैं अब आपको अगली मिसाल देता हूं। वो कैसे, वो मैं बताता हूं। यानी ये बेनजीर ने शुरू किया, बेनजीर नवाज शरीफ उन्होंने कहा कि ये 10% है, हम आएंगे खत्म करेंगे। जब आए तो उन्होंने भी फिर के अंदर जो है ना वो हाथ धो। उसके बाद आप देखिए, जब आखिरी दफा नवाज शरीफ साहब आए हैं, ये LNG इन्होंने इंपोर्ट की। हाँ जी। फिर कहने लगे अच्छा इंपोर्ट तो हो जाएगी, टर्मिनल क्या करेंगे? टर्मिनल बनाने के लिए सरकार बनाने के बजाय इन्होंने कहा जी प्राइवेट पार्टी आएगी। प्राइवेट पार्टियां 2 इन्होंने मुंतखब कर ली और उनको टर्मिनल का ठेका दे दिया कि जो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उनको साथ भी मुआहिदा कर लिया कि आपका ये टर्मिनल हम इस्तेमाल करें या ना करें, आपको इतना डॉलरों में जो वो पेमेंट करेंगे। कैपेसिटी सरचार्ज के आगाज यहां से वो IPPs में और वो टर्मिनल तक पहुंच गया और पता नहीं और कहां इसका जो है ना वो जारी है। इसमें मीर साहब, जब भी इन मिनिस्टर हजरात को मैं मिलता रहा, उनके पास एक ही एक्सक्यूज होता था कि जी पाकिस्तान में कोई सरमाया लगाता नहीं है। हम उन्हें कहते थे कि जी आप उनको लाइन्स शेयर दे रहे हैं और बिला वजह दिए जा रहे हैं, जी हमें तो सरमाया नहीं लगाता। मैं कहा ये थोड़ी मतलब है कि कोई सरमाया ना लगाए तो हम सारा मुल्क ही बेच के उनके हाथ। बिल्कुल गलत लेम एक्सक्यूज है ये भी मेरा गलत। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। ये सब पाकिस्तानी नौसरबाज हैं जिन्होंने फॉरेनर कंपनियां बनाई हैं, कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, कोई कहीं और है, और ये शो करते हैं कि जनाब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो मतलब क्या आनी थी? आपके अंदर का इन्वेस्टमेंट उठाकर कहीं दुबई पहुंच गया, कोई ढाका पहुंच गया, आप उनके तो नहीं कर रहे। आप जितना IMF से सालाना पैसे लेते हैं उससे कई गुना आपको ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। IPP डॉलर भेजा ओवरसीज को जो है ना वो आपका भी लिफ्ट नहीं करवाते। अगर आप इस सोर्स को, जो हमारा मुल्क का अंदरूनी सोर्स है, इसके कानून की हुक्मरानी के मुताबिक इसको सही इस्तेमाल कर ले तो इस मुल्क के अंदर खजाने। बल्कि मीर साहब, ये हमारे मौसम सैयद अभी जो गेस्ट थे, ये एक प्रोग्राम में मेरे साथ इधर आए, ये कहेंगे जी कि आपका स्टॉक एक्सचेंज भी सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स है, तो आप वहां से भी तो फंड ले सकते हैं। बहुत से रास्ते हैं। अगर आपने किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना, ये हमारे हुक्मरानों का मेरा ख्याल है अब ये ट्रक की बत्ती के अगेंस्ट भी आपको मुहिम चलाएं। मेरा ख्याल है कि अगले मामला मेरा ख्याल है कि सिर्फ IPP आगे भी जा रहे हैं कुछ। जी, हम निजाम के ऊपर जो है वो एक बड़ा कारी ज़रब लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम बस आवाम से अपील करते हैं कि आप हमारा साथ दें। इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों के अंदर हमने पाकिस्तान से इस पूरी जो मकरो फरेब का जाल है इसको तोड़ फेंकना। सही बात है। तो इसमें अब अकाउंटेबिलिटी का जो हमारा सेटअप है वो आप क्या समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि इन लोगों पे हाथ डाल सके? देखिए, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं निज़ाम, यानी जिसे कहीं निज़ाम कहते हैं वो है नहीं, ये इस्तेमारी निज़ाम है। लतीफ़ा ये है कि जब पाकिस्तान बना 1947 में जो ऑर्डिनेंस आया वो ये था कि अंग्रेज के कवानीन उस वक्त तक अबूरी मुद्दत में कायम रहेंगे जब तक नए कवानीन तश्कील नहीं पाते। ठीक है, ये हमारा उस वक्त LFO था, या जो से भी आप कह दीजिए ऑर्डिनेंस था। कायद आज़म के इंतकाल के बाद आपने नया सिस्टम डेवलप ही नहीं किया। आपका अदालती निज़ाम भी अंग्रेज वाला है, आपका पुलिस का निज़ाम, फौजदारी निज़ाम, आपके जो ज़ाब्ता फौजदारी ताज़ीरात पाकिस्तान सब ये वो एक इस्तेमारी निज़ाम है। इस पूरे निज़ाम के अंदर मैं और आप रियाया हैं, हम शहरी नहीं हैं। हमें महकूम है, हम नौकर हैं, हम खादिम हैं, हम गुलाम हैं इनके। हमारा कोई बराबर की हैसियत नहीं है। अगर हम वोटर भी हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए वोटर हैं कि बस वो एक दिन वोटर, बस उसके बाद कहते हैं आप पीछे हट जाओ, आपकी कोई राय नहीं आएगी, आपने हमें दे दिया, अब हम चाहे मतलब ये कि स्याह करें या सफेद करें, हमें कोई जो है ना वो नहीं पूछेगा। आप देखिए कि आजकल ये जो मसला चल रहा है जी, आईनी तरमीम और जी यानी हुक्मरानों का मसला आ जाए तो जनाब उसके ऊपर बड़ी बहसें शुरू हो जाती हैं। अवाम का मसला आ जाए 25 साल लगते हैं सिविल केस को
फैसला होने में किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही कि भाई अगर आपने कोई तब्दीली करनी है तो आप निचली अदालतों में करें। आप सुप्रीम कोर्ट में आपने ले दे के क्या करना है? आपकी अगर सिविल कोर्ट ठीक नहीं है तो आपने आईनी अदालत बना के जो है वो आवाम को क्या रिलीफ मिल जाए? मुझे अमीर साहब एक अजीब सी बात याद आई। एक यहाँ पे हमारे छोटे भाइयों की तरह सरदार बडोगर वो हाई कोर्ट बार के सदर थे लाहौर हाई कोर्ट, तो मुझे कहने लगे कि सैफ साहब आप अक्सर गिला करते हैं ये लोअर जुडिशरी के बारे में, तो हम कहते हैं जी कोर्ट में खड़े थे, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने जज साहब को कहा जी कि आप रब हैं, नौजुबिल्लाह, मतलब कहते हैं कि हम सब कानों को हाथ लगा, वो अंग्रेजी में तो मी लॉर्ड वो कहने लगे जी उसको, हमने कहा बाबा ऐसी बातें, वो जज ने भी हाथ जोड़ दी। तो कहते हैं ये रब नहीं है तो और क्या है, जिसको मर्जी सजा दे दे, जिसको मर्जी, इसका तो अपने मूड पे सारा। तो कहते सर ये बात आम आदमी के ज़हन में यही है कि एक सिविल जज पूरे 25 करोड़ लोगों पे हावी है। अच्छा, अगर उसी लफ्ज को जो उन्होंने मेरे रब कह माइंड कर लिया या उसको तो माई लॉर्ड भी तो वही लफ्ज है। हाँ, जब आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो मी लॉर्ड जो है वो बड़े खुश। लेकिन अब वैसे लोग कहते हैं कि ये अब राइज नहीं था वैसे, लेकिन लोग कहते हैं फिर भी अब लोग खत्म हो गया था वैसे। देखिए इसका इस्तेमाल खत्म, मतलब ये है कि पाबंदी तो नहीं लगी, वो एक अलग पाबंदी नहीं लगी, ठीक है, कि अब अंग्रेजी के बजाय आहिस्ता आहिस्ता लॉ कॉलेज बड़े फैल गए, आम लोग भी कानूनदान बनते चले गए, जिसकी वजह से जरा उर्दू बोलने की हद तक वह अदालत के अंदर पहुंच गया, लेकिन लिखने में और अर्जदाश्त में वो तो वही पुराना निजाम है, उसी तरह का तरीका, वही सारा अंग्रेजी में ही सारा वो। हाँ, ये है कि हमारे यहाँ वाकई निजाम को जब आप हाथ डालेंगे तो मेरा आपके पास कोई मास्टर प्लान आपने तैयार किया हुआ गवर्नेंस का? बिल्कुल है जी, हम तमाम, चूंकि मैंने आपका मंशूर पढ़ा भी था और मैं उस दिन मौजूद था वहां जब आपकी लॉन्चिंग हुई थी, गालिबन साल तो हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा देखिए, वो मंशूर तो जाहिर है इलेक्शन के वक्त का, हाँ, लेकिन बाद में कोई तब्दीलियां है कि पहले हम अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। ठीक है, हमारी खबर 2 कॉलम चली जाती थी, हमारी कोई छोटी मोटी जो है वो टीवी के अंदर आ जाती थी। अब जब से ये कैमरे वाला मोबाइल आया, हाँ जी, इसमें बड़ा मीडिया आ गया है जी, मुझे कोई कौमी अखबार टीवी कोई दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया मेरी आवाज पहुंचाता है। तो ये एक नई चीज आ गई है, इंशाल्लाह इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जमात इस्लामी की एक बड़े पैमाने पे मेंबर साजी चल रही है और राय मिल रही है, वैसे तो बड़े पैमाने पे बनेगी, 40-50 लाख इंशाल्लाह हमारे मेंबर बन जाएंगे, 10 लाख लोगों को भी लेकर चलेंगे और सोशल मीडिया की ताकत इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा अगला हदफ जो है वो अदालतें हैं, पुलिस का निजाम है, अगला हदफ जो है वो सेहत का निजाम है, तालीम का निजाम है। बारी बारी हर चीज को उठाएंगे और उसका उस तरह से पोस्टमार्टम करेंगे जिस तरह से हमने IPPs का। अच्छा, चूंकि एक इस्लाम का हमारे पास एक ब्रॉडर आउटलाइन एक निजाम तो मौजूद है, लेकिन आप मौजूदा जो दुनिया जिस तरह अदवार से असर हाजिर से गुजर रहे हैं, तो इसको कंपैटिबल बनाने के लिए भी जैसा सिस्टम के जी आप टैक्स लें लोगों से या क्या लेंगे आप, ज़कात वाला कोई सिस्टम होगा? देखिए, ज़कात भी लेंगे, टैक्स भी लेंगे, ठीक है, अबियाना, फिर आगे जाके लोगों को मसावी तकसीम होगी। मसला ये है कि ये जो हुक्मरानों की अय्याशियां हैं, जिस दिन ये बंद हो जाएंगी जिस दिन ये बंद हो जाएंगी तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये तो सही, लोग जो है ना वो टैक्स भी देखे ना, हम सेहत का काम कर रहे हैं, हमारे 20 हॉस्पिटल है जी, डिस्पेंसरियां हमारी काम कर रही हैं, एम्बुलेंस सर्विस, अल खिदमत का इतना बड़ा काम बहुत है, बड़ा हम ही नहीं है, उसके अलावा भी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल बन गया, रायविंड में बन गया, शौकत खानम बन गया, कराची के अंदर स्यूट है, इस तरह के लोग हैं और इसके पीछे पूरी पब्लिक का पैसा है, जो सपोर्ट है पूरा। मसला ये है कि अगर अवाम को एतमाद हासिल हो कि हम अगर टैक्स देते हैं तो इसके नतीजे में हमारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल, लेकिन अगर मुझे तालीम नहीं मिल रही और मैं अपने बच्चे को MBBS करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए अपनी जाती जेब से दे रहा हूं, सरकार इसमें हिम्मत ही नहीं कर रही, मुझे अगर पहुंचना है कोई हॉस्पिटल के अंदर और वहां मुझे जो है वो एक दवाई भी नहीं मिल रही और मुझे अपनी जाती जेब से खर्च करना पड़ रही है, मुझे अगर इंसाफ लेना है तो उसके लिए मुझे अपने वकील करने पड़ने, अपना पैसा लगाना पड़ना है अपनी जेब से। मैं अगर इस तरह से जिंदगी गुजारूं तो मैं टैक्स क्यों दूंगा? टैक्स क्यों देंगे? मेरा बुनियादी वजह यही है, बुनियादी वजह का गिला गलत है और उसकी वजह फिर दूसरी ये भी है कि जब हम देखते हैं कि जब
हमें अवाम को सहूलतें नहीं मिलती, और हमें बजट के अंदर आता है कि स्पीकर साहब ने जो है वो 32 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है ना वो नई लेने के लिए बजट में जगह रख लिया है। आपका पंजाब नहीं, लाहौर का एक डिप्टी कमिश्नर कहता है कि जी वो पूंछ हाउस जो कमिश्नर हाउस बनना है उसके अंदर जो है वो करोड़ों रुपए रेनोवेशन के लिए लगा देते हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पर कहती है कि जिस हाल के तज़ीन और आइश के लिए जहाँ शाम को बैठ के चाय वाय पीते हैं उसके लिए करोड़ों रुपए जो है ना वो रख लेते हैं। तो फिर कौन टैक्स देगा?